जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग आज साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं, जो कि है खैबर पख्तूनख्वा। आप लोग रिसेंटली न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो कि चलती है पेशावर से, जो पंजाब रीजन है पाकिस्तान का, उस क्षेत्र की ओर और हाईजैक हो गई। और इसके पीछे जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने जो है इसको स्वीकार किया कि उन्होंने ये काम किया है। और साथ ही साथ जो पूरा बलूचिस्तान का जो मामला है, वो फिर से चर्चा में आ गया है। काफ़ी समय से ये विवाद चला आ रहा है। हम लोगों ने बलूचिस्तान वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हम लोगों ने डिटेल में बात की है कि बलूचिस्तान की वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। और 1947 के बाद से ये प्रॉब्लम वहाँ पे बनी हुई है और एक अलग देश की मांग चल रही है। और वो मुद्दा चल ही रहा है। साथ ही साथ आप सुन रहे होंगे कि जो केपीके वाला रीजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, और जिसको पहले बोला जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या खैबर पख्तूनख्वा, जिसका की जो कैपिटल है वो है पेशावर। और ये पूरा पठानों का इलाका है, पश्तून पॉपुलेशन यहाँ रहती है। तो जब बलूचिस्तान में विवाद शुरू हुआ, तो साथ ही साथ ये क्षेत्र भी चर्चा में आया। और उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या पूरी जियोपॉलिटिक्स इस रीजन में चल रही है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आज के ये जो हमारा लेक्चर होगा, ये बेसिकली इसी पे होगा कि जो ये केपीके रीजन है, क्योंकि साउथ एशिया में जियोपॉलिटिकली दो जोन्स या दो रीजन्स कह सकते हैं, दो क्षेत्र इस समय ज़्यादा चर्चा में है, फोकस में है। एक तो आपका बांग्लादेश वाला क्षेत्र, जब से वहाँ पे शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई है और मोहम्मद यूनुस सरकार चला रहे हैं, वो जो क्षेत्र है। और आपका ये बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला जो पूरा विवाद है, ये पूरा रीजन कह सकते हैं, जो अफगानिस्तान से बॉर्डर का रीजन है, ये वाला रीजन। तो साउथ एशिया में हालांकि और भी टेंशन वाले जोन्स हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वाले जोन्स हैं, लेकिन अन्य जगहों पे कंपेरेटिवली चीज़ें स्टेबल हैं थोड़ा। इंडिया चाइना के रिलेशंस भी आप देख रहे होंगे कि लास्ट 4 to 5 6 मंथ्स में थोड़ा थोड़ा एक स्टेबिलिटी की ओर है। ऐसा कोई एग्रेसिव मूवमेंट नहीं हो रहा है। और ये जो दो क्षेत्र हैं, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं और यहाँ पे समस्याएं बनी हुई हैं साउथ एशिया में। तो करेंटली जैसे मैंने बताया कि साउथ एशिया की अगर हम जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करें, तो ये दो जो रीजन्स हैं जिसकी मैंने चर्चा की, ये दो रीजन्स फोकस में हैं। और इसमें जो हमारा एक रीजन है पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाला क्षेत्र और जो केपीके वाला क्षेत्र है, ये ज़्यादा चर्चा में है। तो उसी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो ये हमारा केपीके रीजन है, केपीके रीजन की वास्तव में प्रॉब्लम्स क्या है और क्यों ये चर्चा में आया। चर्चा में ये इसलिए आया क्योंकि जो केपीके रीजन है, फुल फॉर्म इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, खैबर पख्तूनख्वा। शॉर्ट में मैं इसको केपीके ही बोलूँगा। केपीके रीजन में एक, वहाँ पे आपने नाम अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो जो ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, ये एक प्रकार का कह सकते हैं, एक आर्म्ड ग्रुप है, मिलिशिया। और ये लोग एक प्रकार का, जब से बलूचिस्तान में चीज़ें पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुई हैं, तो ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बीएलए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो ये टीटीपी है, ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, तो ये जो दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये अब एक साथ हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही कहीं न कहीं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट में है। अब बलूचिस्तान में तो आपको रीज़न पता है कि बलूचिस्तान वाले क्यों अगेंस्ट हैं। यहाँ पे एक मामला ये भी है कि अगर बलूचिस्तान की जो जैसे बीएलए है, या जो बलूचिस्तान के जो समर्थक हैं, वो लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, मतलब पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। और कहीं न कहीं
जो टीटीपी है या जो केपीके रीजन के इस तरीके के ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। तो चूँकि उनका जो दुश्मन है वो सेम है, तो इसीलिए उनमें आपस में एक दोस्ती है। ये चलता है, जियोपॉलिटिक्स में ये चीज़ होती है। और सेम ऐसा हमको विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। अगर आपके सेम एनिमीज़ हैं, सेम दुश्मन हैं, तो उन 2 कंट्रीज़ में हमें दोस्ती या फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। वैसा ही केस यहाँ भी है। लेकिन बलूचिस्तान वाले मामले में तो हमको पता है कि बलूचिस्तान में उनको चूँकि अपने एक नए कंट्री की माँग वो कर रहे हैं, उनके एक अलग मुद्दे हैं और इसीलिए वहाँ पे विवाद चला आ रहा है। लेकिन जो हमारा केपीके वाला रीजन है, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, यहाँ पे क्यों विवाद है? तो इसके पीछे आप अगर उस चीज़ को समझना है तो आपको थोड़ा-सा इतिहास में जाना पड़ेगा। ये जो क्षेत्र है हम लोग को पता है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे अभी 2020-21 वाले टाइम पीरियड पे जो यूएसए था, यूएसए लगभग लास्ट ऑलमोस्ट 20 से भी अधिक वर्षों से वो यहाँ पे थे और फिर वो पूरी की पूरी अपनी सेना लेके चले जाते हैं वापस और यहाँ पे तालिबान का शासन हो जाता है। मैं इस वाले एस्पेक्ट में उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, कभी हम लोग डिटेल में इस पे पूरी बात करेंगे कि फ़ॉल ऑफ काबुल, कैसे काबुल में जो यूएसए था उसकी वहाँ से वापसी होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक घटना थी, जिसने कि इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी प्रभावित किया। लेकिन आज बस मैं एक छोटा-सा हिंट दे रहा हूँ कि ये जो लगभग 20-22 साल का समय जो यूएसए ने यहाँ व्यतीत किया अपना इस पूरे अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में, तो बहुत सारे जो अफ़गान लड़ाके थे वो उनका माइग्रेशन हुआ पाकिस्तान की ओर। क्योंकि बॉर्डर वो पूरा ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट बॉर्डर नहीं था और वहाँ से माइग्रेशन हुआ और चूँकि जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी सेम पॉपुलेशन है, एक ही जैसे लोग हैं। अगर आप अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो इधर तो आपका केपीके वाला एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान के साइड वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे उस दोनों रीजन में जो पॉपुलेशन रहती है, वो पठान पॉपुलेशन रहती है। लैंग्वेज उनकी सेम है, उनका कल्चर, रहन-सहन, सभी के सभी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ऑल आर सेम। तो चूँकि एक ही जैसी पॉपुलेशन है और बहुत सारी जगहों पे तो रिलेटिव्स भी हैं, तो इस केस में जो माइग्रेशन होता है वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। हालाँकि वॉर की सिचुएशन में माइग्रेशन होता है, बट यहाँ पे उस माइग्रेशन को और ज़्यादा कह सकते हैं पुश मिल गया क्योंकि एक ही जैसी पॉपुलेशन थी। तो उस अफ़गानिस्तान वाली रीजन से पॉपुलेशन जो थी वो शिफ्ट हो गई पाकिस्तान वाले क्षेत्र की ओर। अब चूँकि वो भी अफ़गान लड़ाके थे, तो यहाँ पे एक नई लगभग 2007, 8, 9 ये वाला जो टाइम पीरियड था आफ्टर 2005 2005 के बाद से यहाँ पे इस तरीके के एक मिलिटेंट ग्रुप, इस तरीके के एक संगठन का उदय होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। जो अफ़गानिस्तान में है वो है उसको कभी-कभी टीटीए भी कहीं-कहीं आप सुने होंगे, तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान और ये है टीटीपी। हालाँकि ये है कि दोनों ही जो है वो ये मानते हैं कि हम दोनों में कोई ऐसा वो नहीं है, कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं। बट वर्ल्ड को वो दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों एक अलग-अलग संगठन हैं। तो हाँ, ये चीज़ तो सच्चाई है कि टीटीपी और टीटीए बोथ आर डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस बट आइडियोलॉजिकल बेसिस पे बोथ आर सेम। अगर हम उनके आइडियोलॉजी की बात करें, उनके स्वरूप की बात करें तो बहुत सारी समानताएँ भी हैं और अभी के टाइम में जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन आया है लास्ट कह सकते हैं हम लोग 3-4 ईयर्स से, तब से जो ये टीडीपी है, ये कहीं न कहीं उस अफ़गानिस्तान के तालिबान या अफ़गान तालिबान के साथ में हमें दिखाई देती है। उनके संपर्क में ये काफ़ी ज़्यादा आए हैं। और ये कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने ये चर्चा पहले भी की थी कि पाकिस्तान में जो आपका पंजाब प्रांत है, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान 4 ये प्रांत हैं। बाकी तो जो पीओके वाला रीजन अगर हम उसको अलग कर दें, तो ये 4 हिस्से हैं। इन 4 हिस्सों में जो मेजर पावर है, वो पंजाब के हाथ में है।
अगर आप आर्मी के ऑफिसर्स देख लें, किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, या हम अगर देखें आर्म्ड फोर्सेस में, हर जगह आपको जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसका डोमिनेंस दिखाई देगा। बहुत सारी जगहों पे तो आपको देखने को भी मिलेगा कि लिखा रहता है पाकिस्तान इज इक्वल टू पाकिस्तानी पंजाब। तो जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जो पंजाब प्रांत है, उसका एक प्रकार का डोमिनेंस है। इसके बारे में हम लोग को जानकारी है। तो कहीं ना कहीं जो इसके अदर रीजन्स हैं वो टोटली निगलेक्टेड है। और जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, करप्शन और अदर जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है, उस वजह से विद्रोह होते हैं। तो बलूचिस्तान वाली चर्चा हम लोग पहले किए थे। ये आपका मैंने केपीके के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा। और इसी तरीके से विवाद सिंध में भी चल रहे हैं। तो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में अगर हम पंजाब वाले प्रांत को छोड़ दें तो बाकी तीनों स्टेट्स में इस तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस बनी हुई है, जिसमें कि जो बलूचिस्तान है, केपीके है, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अब एक मेन मुद्दा आता है ड्यूरंड लाइन का। इसके बारे में भी हम लोगों ने एक लेक्चर में बात की थी, उसको आप देख सकते हैं, बट मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि उस चीज को ऐड करना आवश्यक है। जो आपका ड्यूरंड लाइन है, ड्यूरंड लाइन 1897 में सर मोर्टाइमर ड्यूरंड ने एक लाइन खींच दी, कह सकते हैं एक काल्पनिक लाइन थी है। उन्होंने एक बॉर्डर बना दिया, ब्रिटिश ऑफिसर थे, कि ये जो है एक बॉर्डर होगा बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस समय तो पूरा ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था ये पूरा रीजन। अब प्रॉब्लम ये थी क्यों उन्होंने ऐसा किया, उसके पीछे रीजन ये था कि ये उस समय अफगानिस्तान के अपने शासक थे, अमीर हुआ करते थे, अमीर बोलते थे उनको, अमीर अब्दुल रहमान खान थे उस टाइम पे। और उन्होंने नेगोशिएशंस हुए, उन्होंने पहले तो तैयार भी नहीं हो रहे थे बट फाइनली वो तैयार हुए और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ प्रेशर के चलते वो तैयार हो गए, बट रियलिटी ये थी कि उस एक मिस्टेक ने, अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं वो तब की ही मिस्टेक थी। क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है जब आप एक जैसी पॉपुलेशन को, सेम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं, अब आप सोचिए कि रातों रात दो देश बन गए, दो अलग अलग क्षेत्र हो गए। तो एक ही घर के कुछ रिलेटिव दूसरे जगह रह रहे हैं, दूसरे कंट्री में, यहाँ दूसरे में रह रहे हैं, तो नियम कानून चेंज हो जाते हैं। मैंने तो ये अपने रिसर्च वर्क में सर्वे के टाइम पे ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बट नेशनल लेवल पे भी। जैसे मैं अक्सर बॉर्डर रीजन पे वर्क किया हूँ, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर में। तो सेम ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो एमपी में रह रहे हैं, उन्हीं के रिलेटिव चले गए, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में उनका घर पड़ गया। तो अब वो छत्तीसगढ़ में जो स्कीम्स चल रही हैं वो उसका लाभ ले रहे हैं। सब सिस्टम ही अलग है। तो आप सोचिए कि सेम ही फैमिली है बट उनका घर बॉर्डर के उस पार हो गया और इनका घर इधर है। तो जो स्कीम्स हैं, जो योजना है, वो अलग अलग आ रही है क्योंकि बोथ आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया कि जब इस तरीके से डिवीजन हो जाता है तो प्रॉब्लम्स होती है। और प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है जब एक ही जैसी कम्युनिटी का, एक ही फैमिली में डिवीजन इस तरीके से हो जाता है। आप एक ही कम्युनिटी को ही बांट देते हैं। और नेशनल लेवल पे तो खैर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर दो स्टेट होंगे तो ये निश्चित तौर पे एक ही कम्युनिटी के लोग, हो सकता है दूसरे स्टेट में कुछ रह जाए, कुछ इधर आ जाए। नेशनल लेवल पे इतना बड़ा इशू नहीं है बट इंटरनेशनल लेवल पे ये जो चीज़ है ये वहाँ की जियोपॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करती है। और स्पेशली अगर ये पठानों का क्षेत्र है, क्योंकि पठान, वो जो पॉपुलेशन है, वो वर्षों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से वो लड़ाई में ही व्यस्त है। अगर आप अहमद शाह अब्दाली और उसके पीछे के टाइम पीरियड को देखें, फिर महाराजा रणजीत सिंह, सिख एम्पायर के टाइम पीरियड को देखें, अगर आप इन सभी टाइम पीरियड्स को देखें तो उन्होंने लड़ाई ही लड़ी है। तो वॉर्स में, इस तरह की सिचुएशंस में ये जो पश्तून पॉपुलेशन है, ये जो पठानी लोग हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज है। ठीक। तो ये एक तो शांत तरीके से ये लोग रह नहीं सकते हैं, ये भी रियलिटी है, क्योंकि इनका जो, इनकी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो दूसरे ही माहौल में हुई है। ये रियलिटी है। और उस टाइम पे ये हुआ 1897 में, इस तरीके से डिवीजन हो गया, सेम पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया। और उस समय की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसका कि खामियाजा आज वो क्षेत्र भुगत रहा है।
और जब से तालिबान शासन में आया है तब से उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हम इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानेंगे। ये जो एक डिवीज़न हमारे बीच किया गया है, क्योंकि सेम पॉपुलेशन है, आपने सेम पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया है। केपीके में भी पठान रह रहे हैं, अफ़गानिस्तान में भी पठान है। तो ये जो यहाँ पे टीटीपी है, टीटीपी भी कहीं न कहीं अब जो अफ़गान तालिबान है, उनके इन्फ्लुएंस में आ रही है। हालाँकि ये भी रियलिटी है कि डायरेक्टली वो ये नहीं कह रहे कि हमें अफ़गानिस्तान में शामिल होना है। लेकिन वो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बॉम्ब अटैक से, बम विस्फोट से, किसी न किसी ऐसी घटना से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसको वो प्रॉब्लम में डालते रहते हैं। ये चीज़ होती रहती है। और एक लिंक जो है टीटीई और टीटीपी का अब बनने लगा है, पहले नहीं था। लेकिन अब लास्ट 2-3 इयर्स में जब से वहाँ तालिबान का शासन आया है, तब से टीटीपी और टीडीए का एक लिंक जो है वो हमें समझ में आता है। और जब ये डिवीज़न हो गया आपका, ये जो मैंने अभी लाइन की चर्चा की, ड्यूरेंट लाइन, अब आफ्टर डिवीज़न इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। और इसके पीछे कारण यह भी था ये डिवीज़न करने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस टाइम पे ज़ारशाही थी रशिया में। वहाँ पे शासक हुआ करते थे जिसको हम लोग ज़ार बोलते थे। कभी हम लोग जब बात करेंगे यूएसएसआर फॉर्मेशन की और कैसे लेनिन ने क्रांति की, यूएसएसआर बना, बहुत सारी कहानियाँ हैं उसमें। तो हम लोग जो ज़ारशाही थी, ज़ार का शासन था, उसको भी देखेंगे। इसका भी अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो चूँकि उस टाइम पे जो रशिया था, उसके इन्फ्लुएंस से, उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये जो रीजन है, इसको हम बॉर्डर बना देते हैं। तो अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है ना, वो एक फ्रंट के रूप में काम करेगा, ठीक है? अब फ्रंट हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जियोपॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल ज्योग्राफी में काफ़ी पढ़ा है। जो फ्रंट और बाउंड्री, फ्रंट क्या होता है? बाउंड्री तो एक काल्पनिक रेखा के रूप में होती है। लेकिन जो फ्रंट है, फ्रंट आपका एक क्षेत्र होता है पूरा। और जो फ्रंट होता है, फ्रंट हमें हमारे लिए एक सेफ गार्ड भी होता है। तो जो अफ़गानिस्तान का रीजन है, ये आपका एक फ्रंट का काम करेगा, ये हमें सेफ रखेगा। अगर रशिया वाले साइड से, रूस वाले क्षेत्र से कभी कोई खतरा आता है, तो पहले अफ़गानिस्तान को वो उसका सामना करना पड़ेगा, उसके नीचे फिर हम रहेंगे, जो ब्रिटिश एरिया है। अब आप इस चीज़ को समझिए। मैं बीच-बीच में मैप्स भी ऐड कर दूँगा, उससे कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा कि अब आप सोचिए कि उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था, वो ईज़िली अफ़गानिस्तान को भी टेक ओवर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि डायरेक्टली हमारी जो सीमाएँ हैं, वो टकराएँ रशिया से। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। आपने केसरी मूवी भी देखी होगी, बैटल ऑफ सारागढ़ी पे बेस्ड है। तो वहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो एंग्लो अफ़गान वॉर्स की चर्चा की गई है। तो एंग्लो अफ़गान वॉर्स में ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स उनको पराजित नहीं कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की या जो ब्रिटिश इंडिया था, उनका ये प्लान ही नहीं था कि हमें इस रीजन को कैप्चर करना है। वो अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहते थे, लेकिन उसको कैप्चर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि रशिया से बॉर्डर शेयर ना हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। दोस्तों, ये तो बात रही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या केपीके की, और हम लोगों ने ड्यूरन लाइन की भी बात की, जो कि इस पूरे विवाद की एक इम्पोर्टेंट कड़ी है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा-सा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा-सा एंग्लो सिख वॉर्स को भी देखना पड़ेगा। तो मैंने तो शॉर्ट में ही ऐड किया है, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, सिख एम्पायर, महाराजा रणजीत सिंह एंड राइज़ एंड फॉल ऑफ सिख एम्पायर। ये जो 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे प्रॉपर, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया इस पूरे रीजन की लग जाएगी। अभी मैंने जैसे फ्रंट की चर्चा की थी, इसीलिए आप देखिए कि इसको कहा गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट इसकी लोकेशन हो गई, एंड फ्रंटियर मतलब सीमांत क्षेत्र। सीमांत क्षेत्र जैसा मैंने आपको बताया कि
जो सीमांत क्षेत्र होते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं इसको अलग से एक टॉपिक के रूप में। सीमांत क्षेत्र एक पूरा क्षेत्र होता है, रीजन होता है। बाउंड्री एंड फ्रंटियर में यही या फ्रंट में यही डिफरेंस होता है कि बाउंड्री एक काल्पनिक रेखा के रूप में होती है, लेकिन सीमांत जो होता है वो क्षेत्र होता है। और सीमांत क्षेत्र जो होते हैं वो किसी भी वॉर की सिचुएशन में जो उस क्षेत्र की पॉपुलेशन होती है वो हाईली इफेक्टेड होती है, क्योंकि सीमांत क्षेत्र के एक तरफ दूसरा पॉपुलेशन है, उस साइड दूसरा पॉपुलेशन है। और कभी भी जब वॉर्स होते हैं ना, तो वो जो सीमांत क्षेत्र होता है सबसे पहले और सबसे ज्यादा वो प्रभावित होता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और सीमांत क्षेत्र उस कंडीशंस में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश ब्रिटिशर्स क्यों नहीं चाह रहे थे कि उनका डायरेक्ट जो बॉर्डर हो वो लगे रशिया से। तो अफगानिस्तान को उन्होंने यूज किया एज अ फ्रंटियर रीजन, एज अ फ्रंट या सीमांत क्षेत्र के रूप में। उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, अफगानिस्तान को उस साइड कर दिया। अफगानिस्तान वाले भी खुश, और इनको भी जो ये चाहते थे वो चीज मिल गई। और उस टाइम पे हालांकि हो सकता है अफगानिस्तान की पॉपुलेशन इसको ना मानती रही हो, लेकिन जो उनके अमीर थे अब्दुल रहमान खान, उनको किस तरीके से कन्विंस करके उन्होंने ये काम कर लिया। लेकिन अगर हम उसके बाद की चीजों को देखें तो जो ये रीजन है पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये रीजन तब से लेके अभी तक ये उस पूरे रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको चला रहा है। क्योंकि इसकी जो लोकेशन है ये एक प्रकार का आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, या जिसको हम लोग केपीके कहने लगे हैं, ये एक प्रकार का गेटवे है, गेटवे टुवर्ड्स साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अगर आप इसके नॉर्थ साइड में देखें या इसके साउथ साइड में देखें या ईस्टर्न या वेस्टर्न साइड में देखें, तो एक प्रकार का इसकी जो लोकेशन है वो गेटवे का काम कर रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं, कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहती। अब यहाँ पे ये आपको थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि 1799 से लेकर के 1839 तक, इस टाइम पीरियड में जब सिख एम्पायर था महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में, तो ये अपने फुल एक्सटेंट पे था, अपने पीक पे था। और जब सिख एम्पायर अपने पीक पे था उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे ये सिख एम्पायर का जो एक्सटेंट था वो ये पूरा पेशावर, फिर आपका अफगानिस्तान के बहुत सारे क्षेत्र आप मैप्स में देख भी सकते हैं, उस पूरे रीजन्स पे सिख एम्पायर का इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था। अब जब उस पूरे रीजन्स पे सिख एम्पायर का इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट था, उनका रूल था, तो उस केस में फिर क्या हुआ कि ये जो रीजन है, अब यहाँ पे आप जियोपॉलिटिक्स को समझिए, उस टाइम की जियोपॉलिटिक्स को, और अभी की अगर आप जियोपॉलिटिक्स को रिलेट करेंगे उससे, तो आप ये पाएंगे कि तब भी जियोपॉलिटिक्स वैसे ही गवर्न होती थी, अभी भी जियोपॉलिटिक्स ऑलमोस्ट उसी सिनेरियो में चलती है कि अगर दो देश हैं और उनका जो एनिमी है, उनका जो दुश्मन है, जो तो वो सेम है, तो कहीं ना कहीं वो दो देश आपस में मित्रता करने का या फ्रेंडशिप करने का प्रयास करते हैं। उसके अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं, और उसके अपने कह सकते हैं रीजनल बेनिफिट्स भी होते हैं। उनकी आर्मी साथ में प्रैक्टिस करती है, ऐसा हम लोग अभी भी जियो पॉलिटिक्स में इजिली देखते हैं। और जैसे इंडिया के साथ अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट में देखें, तो चाइना पाकिस्तान का एक साइड होना, या चाइना एंड बांग्लादेश का एक साइड में होना, मेजरली इंडिया के जो यही सब एनिमीज हैं फिलहाल के तौर पे। उस टाइम पे क्या था कि महाराजा रणजीत सिंह जब तक वो पावर में थे, बिटवीन 1799 टू 1839, तब तक बिल्कुल भी जो ब्रिटिश फौज थी वो सिख एम्पायर को हरा नहीं पाई, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है कि उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत मॉडर्नाइज किया था। और जब भी जो ब्रिटिश फौज है वो किसी को हराती थी, तो आपने जैसे 1857 वाली क्रांति में भी पढ़ा होगा कि जब ये लोग तो चूंकि आधुनिक थे, बट ये जिससे लड़ते थे वो इनके लेवल पे मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज कर पाता था।
तो ये ईज़िली जीतते थे। लेकिन सिख एम्पायर की ये ख़ास बात थी कि महाराजा रणजीत सिंह एक विज़नरी लीडर थे और अगर आप उनको पढ़ेंगे, तो उन पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। हाँ, एक तो पूरा शो भी आया था काफ़ी पहले, तो वो अपनी आर्मी को ट्रेन करवाते थे विदेशी अफ़सरों से, विदेश से अफ़सर बुलवाते थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ से, जो कि उनकी आर्मी को ट्रेनिंग्स देते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी आर्मी को काफ़ी मॉडर्नाइज़ किया था और ईज़िली वो जब तक वो सत्ता में रहे 1799 से 1839 तक सिख एम्पायर के रूलर रहे, तब तक जो ब्रिटिश फ़ौज थी वो उनका सामना नहीं कर पाई, कभी भी उनको हरा नहीं पाई। इवन उन्होंने उस लेवल पे आके प्रयास तक नहीं किया और सिख एम्पायर बहुत बड़े एक्सटेंट तक फैला, जैसा कि हम लोगों ने मैप्स में भी देखा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब वो हम लोग को पता है कि कभी कोई बड़ा लीडर जब चला जाता है, उसकी डेथ होती है, तो ऐसा होता है कि आने वाले जो लीडर्स हैं, वो उस लेगेसी को मेंटेन नहीं रख पाते और सेम सिख एम्पायर के साथ भी हुआ। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है और उसके बाद में पूरी तरीके से जो सिनेरियो है, जो जियोपॉलिटिक्स है, वो इस रीजन की बदल जाती है और महाराजा दिलीप सिंह, जो कि उस समय बहुत ही छोटे थे, 4 से 5 वर्ष की आयु के थे, उनको सत्ता दी जाती है। लेकिन हालाँकि तो वो इतने छोटे थे, वो तो सत्ता चला नहीं पाते, तो उनकी जो माता है, महारानी जिंद कौर, वो शासन सँभालती है। लेकिन पूरी की पूरी तरह से जो कंट्रोल है, वो ब्रिटिशर्स के पास पहुँच जाता है और कुछ टाइम बाद ये महाराजा दुलीप सिंह चले जाते हैं यूके, वो वहाँ सेटल हो जाते हैं और ये सभी चीज़ें की जाती हैं एक प्लानिंग के तहत कि फिर से ये जो हमारा सिख एम्पायर है, ये फिर से खड़ा ना हो पाए और ये जो पूरा रीजन है, ये हमारे कैप्चर में रहे, हमारे अंतर्गत रहे। क्योंकि मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया इस रीजन का। अगर आप सोचिए कि और ये भी बताया जाता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह कहीं न कहीं जो रशिया था, उस समय ज़ारशाही वहाँ पे थी, उनसे भी इनके अच्छे रिलेशंस थे। तो आप सोच सकते हैं, आप ये थोड़ा-सा इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि उस टाइम पे रशिया और महाराजा रणजीत सिंह, ये दोनों अगर साथ में मिल जाते, तो ये जो ब्रिटेन की एक सोच थी कि हम डायरेक्ट बॉर्डर्स नहीं चाहते रशिया के साथ, डायरेक्ट हमारा आमना-सामना ना हो उनके साथ, वो चीज़ ना हो पाती। क्योंकि उनमें एक फ्रेंडशिप या इस तरीके के टाई अप्स की भी जो है खबरें थी बिटवीन रशिया की जो ज़ारशाही थी और महाराजा रणजीत सिंह। तो ये बहुत आवश्यक था कि ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला रीजन आज का है, जो कि उस टाइम पे सिख एम्पायर के अंतर्गत था, ये रीजन कहीं न कहीं जो ब्रिटिश हुकूमत है वो अपने कब्जे में ले और अपने कब्जे में वो तब ले पाए जब डेथ हो जाती है महाराजा रणजीत सिंह की और उसके बाद से सिख एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। 2 वॉर्स होती हैं, एंग्लो सिख वॉर्स बिटवीन 1845 टू 1846 एंड 1848 से 1849। 2 एंग्लो सिख वॉर्स होती हैं, दोनों में ही हार होती है सिख एम्पायर की और उसके बाद 1849 मतलब 1799 में शुरू हुआ सिख एम्पायर और आप सोचिए कि कितने कम टाइम में 100 साल भी नहीं, 1799 में शुरू होता है और 1849 में समाप्त हो जाता है। इस छोटे से टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट 50 इयर्स के टाइम पीरियड में कितना ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ, कितना एक पावरफुल ग्रेट एम्पायर बना और इसके पीछे की अगर हम थोड़ा-सा और हिस्ट्री में जाएँ, इतिहास देखें, तो 1799 से पहले ऐसा सिख एम्पायर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अलग-अलग मिसल्स हुआ करती थी, सिख रूलर्स की। मिसल्स हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग सिख हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर अलग टर्म का यूज़ होता है मिसल। मिसल क्या होता है बेसिकली हम लोग रियासत समझ सकते हैं, छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे, उनको ये लोग अपना गवर्न करते थे और उसको उस टर्म में हम लोग जनरली मिसल बोलते हैं और महाराजा रणजीत सिंह ने जो मेन वर्क किया, अलग-अलग मिसलें थी लाइक सुकर चकिया और गुजरातिया, सुकर चकिया, इस तरीके की आलूवालिया, कन्हैया डिफरेंट मिसल्स हुआ करती थी और ये जो डिफरेंट मिसल्स थी, ये
थे शासक सभी सिख ही, लेकिन इनमें कोई ऐसे यूनिटी नहीं थी, ऐसा कोई यूनाइटेड एम्पायर नहीं था। बट महाराजा रणजीत सिंह जो कि एक विजनरी लीडर थे, उन्होंने एक प्रॉपर अलग से उनका प्लान था कि एक हम मिल करके एक एम्पायर बनाएंगे। तो उन्होंने 1799 में सिख एम्पायर बनाया। और हम लोग ने अभी पूरा देखा है कि किस तरीके से 50 साल में ही वो अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक भी पहुंचे, पीक पे भी पहुंचे, काफी ज्यादा एरिया अपने कब्जे में भी लिया। और उसके बाद उनकी डेथ के बाद मुश्किल से 1.5-2 साल में पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो समाप्त हो गया। और इसका जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट था ये पड़ा कि ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला रीजन है, ये आ गया ब्रिटेन के कब्जे में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा ही कि कैसे इन्होंने अफगानिस्तान, जो अभी मैंने आपको कहानी बताई थी मोर्टाइमर ड्यूरेंट वाली, अब आप थोड़ा सा इसको टाइमलाइन पे समझिए। सिख एम्पायर वाली पूरी कहानी हो गई। सिख एम्पायर पावरफुल था, सिख एम्पायर के अंतर्गत ये एरिया आता था। पहले मिसल्स हुआ करती थी, लेकिन फिर सिख एम्पायर बना। 1799 से 1849 तक में आते आते ये पूरा रहा, बट 1849 के बाद से खत्म हो गया। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट 50-60 साल तक का जो समय था, 1799 से 1849-50 तक का, इस टाइम पीरियड में एक संघर्ष रहा अंग्रेजों का सिख एम्पायर से इस क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए। जो आज हम लोग जिस केपीके की बात कर रहे हैं, जिस हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड, 1850 के बाद ब्रिटेन का कब्जा हो गया इस रीजन पे। लेकिन फिर क्या हुआ, अब ये इनको करना था कि हमारा डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ना हो रशिया से, वहाँ ज़ारशाही थी, हमारा डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ना हो। और इस रीजन का चूंकि बॉर्डर लग रहा था अफगानिस्तान से, उस समय वहाँ पे शासक हुआ करते थे अमीर ए आर खान, अब्दुल रहमान खान। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से बॉर्डर बनवा दिया। सर मोर्टाइमर ड्यूरेंट ने 1897 में इस तरीके से ड्यूरेंट लाइन बना दी। अब आप सोचिए कि सिख एम्पायर का राइज होना, सिख एम्पायर का फॉल होना, ड्यूरेंट लाइन का बनना, और इस पूरे विवाद की शुरुआत होना, और बीच में दो एंग्लो सिख वॉर भी हुए। तो आप पूरे टाइमलाइन को, पूरे इस क्रम को देख सकते हैं कि कैसे ये जो रीजन है जियोग्राफिकली कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैंने एक लेक्चर में आपको गोलन हाइट्स के बारे में बताया था, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोलन हाइट्स। जियोग्राफिकली वो रीजन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो गेटवे है। और इसी तरीके से ये जो आपका केबीके वाला रीजन है, ये जियोग्राफिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी इस पे जरूर अपना, मतलब कह सकते हैं कि कब्जा करना चाहेगा या इसको हासिल करना चाहेगा। वैसा सिख एम्पायर में भी हुआ। उसके बाद फिर सिख एम्पायर के बाद ब्रिटेन के कब्जे में गया, और ब्रिटेन ने फिर ड्यूरन लाइन का निर्माण किया। उस पूरी हिस्ट्री को हम लोगों ने देखा। अब आप इस पूरी कहानी को समझिए, उस जियोपॉलिटिक्स को इमेजिन करिए, और अभी की कंडीशन देखिए कि आज जो ये कंडीशंस हैं, जो केपीके में जो अब टीटीपी प्रभावी है, टीटीपी टीटीए का एक तरीके से संगठन बन गया है, लिंकअप हो गया है। और किस तरीके से टीटीपी या बीएलए से मिल करके पाकिस्तान को हार्म कर रही है, उनको नुकसान पहुंचाना चाह रही है। इसीलिए मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी ये चर्चा की थी कि टीटीपी प्लस बीएलए पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि जब तालिबान सत्ता में नहीं था अफगानिस्तान में, तो टीटीपी उतना प्रभावी नहीं थी। लेकिन अब टीटीपी और टीटीए, जो अफगानिस्तान वाला तालिबान है, दोनों मिल चुके हैं। बीएलए यहाँ है ही। अब ये सभी मिलकर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। और ये जो पूरा सिनेरियो है, अगर आप साउथ एशिया के जियो पॉलिटिक्स को देखें, तो अभी के टाइम में बांग्लादेश वाले मामले से ज़्यादा जो फोकस का मामला है वो ये पाकिस्तान वाला है। क्योंकि पाकिस्तान वाले मामले में कुछ हम कह नहीं सकते कि क्या आगे फ्यूचर होगा। अगर हम फ्यूचर इसका देखें, कुछ प्रेडिक्शंस दें अपने सोच के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, तो हम यही कह सकते हैं कि इतना आसानी से तो कोलैप्स नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास एक डिसेंट आर्म्ड फोर्स है, जो कि आई थिंक कैपेबल है इन चीज़ों को काउंटर करने में। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कैपेबल नहीं है, वो काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उनको बहुत
मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनकी अपनी ब्रिगेड्स हैं और ये एक्सपर्टीज़ है इनकी उस रीजन में लड़ाई करने की, जंगल वॉरफेयर या गुरिल्ला वॉरफेयर, सुसाइड बॉम्बिंग्स, तरह-तरह की टैक्टिक्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उतना ईज़ी नहीं है इनको काउंटर करना, टीटीपी को भी, ये को। लेकिन पाकिस्तान आर्मी कोशिश करेगी और कर भी रही होगी निश्चित तौर पे। और अगर पाकिस्तान को स्टेबल होना है और इस साउथ एशिया की ये जो रीजन है, ओवरऑल जो ये रीजन है, अगर इसको स्टेबल होना है, तो निश्चित तौर पे इस रीजन में शांति लानी पड़ेगी। ये जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, और मेरे हिसाब से मीटिंग्स से या बातचीत से ही शांति हो सकती है इस रीजन में। लड़ाई करके तो आप जो पठान पॉपुलेशन है उसको शांत नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा फैक्ट है जो कि पाकिस्तानी आर्मी को समझना होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, इसको मैं भूल रहा था बट इसको ऐड करना ज़रूरी है, कि आप यूएसए की हिपोक्रेसी देखिए थोड़ा-सा। कि यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज़, अगर हम सभी को देख रहे हैं इसमें, जो भी वेस्टर्न पावर्स हैं, ये कहीं भी जाते हैं, कहीं से, जैसे इन्होंने लंबे समय तक शासन किया है, लेकिन जब ये वहाँ से जाते हैं, तो उस रीजन को शांत करके नहीं जाते, उस रीजन में कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करके जाते हैं, जिससे कि वो रीजन आने वाले समय में हमेशा अशांत रहे। जैसे कि जो ब्रिटेन ने इंडिया पाकिस्तान का अगर हम डिवीज़न देखें और भी उस समय की सिचुएशंस देखें, तो भी वही हमें सिनेरियो देखने को मिलता है। और अगर आप ये देखें कि जब 2020-21 का जो टाइम पीरियड था, जब वापसी हो रही थी यूएस की अफ़गानिस्तान से, उस टाइम पे उन्होंने अपने सारे के सारे हथियार, सारे आर्म्स, एमुनिशन, हथियार, गोला-बारूद, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सब कुछ वहीं छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि एक तो पठान पॉपुलेशन, वैसे ही वहाँ टेंशन्स चल रही थी पाकिस्तान से, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, ऊपर से आपने पूरे के पूरे हथियार वहाँ छोड़ रखे हैं। तो ये क्या किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये इशारा इसी ओर कर रहे हैं कि यूएसए का ये पहले से प्लान था कि हम यहाँ से हटेंगे और यहाँ फिर से प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट होंगी, एक वॉर छिड़ेगा और जो उनका अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको कुछ और हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक और रीजन में वॉर शुरू हो जाएगी और कहीं न कहीं फिर से हमारी एंट्री इस रीजन में होगी। तो ये वेस्टर्न पावर्स की, यूएस की ये हमेशा से चाल रही है कि किसी भी एरिया से अगर हम वापस जाते हैं, तो उस एरिया को हम या तो इतना खराब करते हैं, इतनी तबाही करते हैं वहाँ पे, या अगर वहाँ पे कोई दूसरी सत्ता पावर में आ गई है, तब भी उसको हम पूरी तरीके से जब हम हैंडओवर करें, तो वहाँ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस बनी रहे, जिससे हम कहीं न कहीं खेल में फिर से वापस आएँ। ये हमेशा से यूएस की एक चाल रही है और आगे भी रहेगी। तो कभी भी आप इस तरीके की जियोपॉलिटिकल अगर न्यूज़ को देखिए, तो इस एस्पेक्ट से ज़रूर सोचिए, विचार करिए कि क्या ऐसा कोई एस्पेक्ट हमें नज़र आ रहा है कि नहीं? और निश्चित तौर पे हर जगह आपको ये एक एस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि रियलिटी ये है कि जितनी भी वॉर्स आप देख रहे हैं, ये वॉर्स वास्तव में क्रिएट की जाती हैं, खुद के फ़ायदे के लिए, ये रियलिटी है। कभी हम लोग डीप स्टेट, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इन चीज़ों पे बात करेंगे, तब आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा कि चाहे रशिया-यूक्रेन वॉर हो, चाहे इज़राइल-पैलेस्टाइन वॉर हो और चाहे वर्ल्ड में जितनी भी वॉर्स हुई हैं। हालाँकि वॉर होती है तो उसके पीछे रीज़न तो होता ही है कुछ ना कुछ, लेकिन ये जो बड़ी पावर्स हैं लाइक यूएस, रशिया, इनके अपने-अपने भी हित होते हैं और वास्तव में किसी भी वॉर में ये जो बड़े देश हैं, जो बड़ी पावर्स हैं, ये अपने ही हित साधने में लगे रहते हैं और इससे जो इनका हथियारों का व्यापार है, ये भी अच्छे से होता रहता है। तो ये सब भी एक बड़े फैक्टर्स हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस लेक्चर को तो हम यहीं पे एंड करेंगे, इस पे हम लोग डिटेल में नहीं जाएँगे। नेक्स्ट हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। जय हिंद।